स्वागत है आप सभी का डाउट नेट पर। बेटा जी, आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। किसको? हमारे पारितंत्र को। आज इसका ये आखिरी लेक्चर होएगा, ठीक है। और इस आखिरी लेक्चर में हम किस चीज की बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण की और पोषक चक्रण की, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बेटा, और लास्ट में आएगा क्विज, ठीक है। तो देखिए, हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण जो है वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। क्या बात करी थी पारिस्थितिकी अनुक्रमण की? एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है, याद करिए। एक ऐसी बंजर जमीन जहां पर कोई भी जीव नहीं मिल रहा है, वहां पर आकर कोई समुदाय अगर आकर बसता है तो उसने वहां पर क्या किया है? अनुक्रमण। तो पहला जो समुदाय होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मूल अन्वेषक। आपको याद आ रहा होगा। फिर वो जो मूल अन्वेषक जो था, पहला समुदाय जो था, उसने अपनी वहां की वातावरणीय परिस्थितियों को प्रतिकूल कर दिया था, खराब कर दिया था, जिसकी वजह से कोई दूसरा समुदाय आया, उसने उसके ऊपर क्या किया? आक्रमण करके उसको खत्म कर दिया और खुद जीत हासिल कर ली, यानी सक्सेस प्राप्त कर ली, अनुक्रमण। फिर दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को चौथे ने, ऐसे करते 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 अभी प्रेजेंट स्थिति में जो समुदाय है वो चरम समुदाय कहलाएगा। वर्तमान में जो मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा स्थायी है। तो चरम समुदाय और मूल अन्वेषक के बीच में जो मिल रहे थे उनको हमने बोला था क्रमकी समुदाय, और इन सारे समुदायों को मिलाकर हमने बोला था क्रमक यानी सीरी। ये हमने बात करी थी। फिर हमने बात करी थी ये जो अनुक्रमण जो होता है, इसके कुछ लक्षण होते हैं क्या? जीवन काल लंबा हो जाता है, स्थिरता की ओर अग्रसर होता है, और विविधता जातीय विविधता बढ़ती है, जैव भार बढ़ता है, ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। ये हमने पढ़ा था। हमने बात करी थी कि अनुक्रमण और विकास एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने बोला था कि अनुक्रमण जो होता है वो किसकी ओर अग्रसर होता है? वानस्पतिक बदलाव की ओर, वानस्पतिक परिवर्तन की ओर, यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जो है, इनमें परिवर्तन आते हैं, विभिन्नताएं आती हैं, चेंजेस आते हैं, जिससे नए नए उत्पादक, नए नए उपभोक्ता, नए नए अपघटक आते हैं, यानी वानस्पतिक क्या होता है? बदलता है। ये लक्षण हमने देखे थे। फिर हमने बात करी थी मेरे दोस्त क्या, कि सर ये जो अनुक्रमण जो था ये दो प्रकार का था, एक प्राथमिक था और एक द्वितीय था। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जी दाढ़ी कहां गई? सर जी दाढ़ी कहां गई? तो भाई साहब हमने कटवा ली है। हमने कटवा ली। हाँ जी, उसी लेक्चर के बाद ये अगला लेक्चर है, पुराना नहीं है दोस्त, नया लेक्चर है, ठीक है। क्योंकि ना कई बच्चे बोल, सर दाढ़ी कहां गई? सर आप तो छोटे बच्चे लग रहे हो सर, आप तो है। ऐसा नहीं है दोस्त, मजाक कर रहे हैं। आप में से कई बोलेंगे, देख इधर देख, ये देख, ऐसे ही थोड़ी ना धूप में बाल का सफेद नहीं किए हैं, धूप में बाल उड़ा दिए हैं, ठीक है। चलो आइए बेटा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुक्रमण के। हमने क्या देख लिए थे? दो प्रकार देखे थे, प्राथमिक और द्वितीय। ये मैंने आपको समझा दिया था। प्राथमिक हजारों वर्षों में होता है, द्वितीय जो होता है कम वर्षों में होता है, क्योंकि द्वितीय जो है दूसरी बार अनुक्रमण हो रहा है, तो वो जो जमीन जो है वो उपजाऊ होगी, तो जल्दी अनुक्रमण हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इस अनुक्रमण में एक सिंपल से एग्जाम्पल लेने थे। दो एग्जाम्पल है किसके बेटा? अनुक्रमण के दो उदाहरण, दो एग्जाम्पल। क्या है? दो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, ठीक है। एक ऐसा अनुक्रमण जो जल में होएगा, एक ऐसा अनुक्रमण जो स्थल पर होएगा, ठीक है। जो जल में होता है उसको हम बोलते हैं जलारंभी। क्या बोलते हैं? जलारंभी अनुक्रमण, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है हाइड्रोसीरी या हाइड्रार्च। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसीरी या हाइड्रार्च भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है शुष्कतारंभी। अब शुष्क क्यों बोला? क्योंकि जमीन पर होगा, शुष्क होती है भूमि और जल गीला होता है। तो दूसरा क्या होगा? चट्टानों पर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? शुष्कता रंभी, ठीक है बेटा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जिरार्च या लिथोसीरी। लिथोसीरी या जिरार्च, ठीक है। मेरे आर से कंफ्यूज मत होना। बचपन में मेरी मैडम ने मेरे को दो आर सिखा दिए थे, मैं दोनों एक साथ यूज में ले लेता हूँ। एक ऐसा आर बना देता हूँ, एक ऐसा आर बना देता हूँ, दोनों बना देता हूँ, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। चलो जी, कुल मिलाकर मेरे दोस्त आपके दो उदाहरण हैं किसके? अनुक्रमण के। एक अनुक्रमण जो जल में होएगा
नव निर्मित तालाब में हो रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, नवनिर्मित तालाब जो है, नया नया तालाब बना है, उसमें हो रहा है ना। और शिष्टारंभी किस पर होएगा? चट्टानों पर होएगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि कौन कहां पर होने वाला है, ये तो हमें पता लग गया है। अब हम इस अनुक्रमण में कौन कौन से समुदाय आएंगे वो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कौन सा? जलारंभी अनुक्रमण। आइए देखते हैं। सबसे पहला, प्रथम जलारंभी अनुक्रमण। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? जलारंभी अनुक्रमण। ठीक है, यानी हाइड्रोसीरी या हाइड्राज। ठीक है, जलारंभी अनुक्रमण जब हम देख रहे हैं तो समझना क्या क्या होने वाला है। देखिए, मान लेते हैं ये तालाब है। ठीक है, और इस तालाब में बेटा जी सबसे पहले जो समुदाय आकर यहां पर वृद्धि करेगा, आपके हिसाब से जरा सोचिए, क्या वो समुदाय स्वपोषी होंगे कि परपोषी होंगे? बहुत सिंपल सा प्रश्न है भाई। परपोषी तो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं पोषण लेने के लिए, है। जब यहां पर कोई है ही नहीं तो सबसे पहले कौन आएंगे? जो अपना खाना खुद बना पाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर कौन आएंगे? स्वपोषी आएंगे। यानी यहां पर सबसे पहला जो समुदाय आएगा वो होंगे कौन? पादप प्लावक। याद रखना, तो सबसे पहले यहां पर कौन आएंगे? पादप प्लावक। अब पता है कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता, सर ये पादप प्लावक होते क्या है। पहले तो मैं आपको ये मीनिंग समझाता हूं पादप प्लावक का। आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, अच्छी बात है, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ जिनको पता उनको नहीं, जिनको नहीं पता उनको भी तो बताना है ना। तो देखिएगा, याद रखना, पादप प्लावक, कई बच्चे सोचते हैं पादप प्लावक का मतलब पादप। ना 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 ना, पादप प्लावक में पादप शब्द आ रहा है और क्या आ रहा है? प्लावक। प्लावक का मतलब प्लावी, प्लावी का मतलब जो तैरते हैं सतह पर, सतह पर तैरने वाले हैं। याद रखना, जो पानी की सतह पर, पानी की सरफेस पर, यहां पर तैरते हुए आपको जो जीव दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो अपना खाना सतह पर तैरने वाले जीव, सतह पर तैरने वाले जीव, ऐसे जीव जो सतह पर तैर रहे हैं, वो जीव जो प्लावी हैं, जो प्लावक हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाएंगे, यानी पादपों के समान, प्लांट्स के जैसे अपना खाना खुद बना लेंगे। पादप नहीं है वो, ना 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 ना, वो पादप नहीं है, वो पादपों के समान है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? पादप प्लावक बोलते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले यहां पर कौन आएंगे? पादप प्लावक आएंगे, जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकते हैं। सर कौन से होते हैं? प्रोटिस्टा जगत अगर आपने नाम सुना हो तो वहां पर दो, जो अपना खाना सतह पर तैरने वाले जीव, सतह पर तैरने वाले जीव, ऐसे जीव जो सतह पर तैर रहे हैं, वो जीव जो प्लावी हैं, जो प्लावक हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाएंगे, यानी पादपों के समान, प्लांट्स के जैसे अपना खाना खुद बना लेंगे। पादप नहीं है वो, ना 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 ना, वो पादप नहीं है, वो पादपों के समान है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? पादप प्लावक बोलते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले यहां पर कौन आएंगे? पादप प्लावक आएंगे, जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकते हैं। सर कौन से होते हैं? प्रोटिस्टा जगत अगर आपने नाम सुना हो तो वहां पर दो वर्ड आते हैं, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट। कौन? डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट। मुख्य रूप से हम उनको क्या बोलते हैं? पादप प्लावक बोलते हैं। सो बेटा याद रखना, सबसे पहले यहां पर उत्पत्ति किसकी होगी? पादप प्लावकों की होगी। तो जरा सोचिए, क्या मैं पादप प्लावकों को मूल अन्वेषक बोल सकता हूं? क्या बोलूंगा? मूल अन्वेषक। मूल अन्वेषक यानी जो सबसे पहला समुदाय हो गया, खत्म, खल्लास, इतनी सी बात। ठीक है, चल अब इसके बाद कौन आएगा सर?
पादप प्लावक आ गए हैं, पादप प्लावक को जंतु प्लावक खाएंगे, जंतु प्लावक खाएंगे तो फिर इसके बाद कौन आएगा, पादप प्लावकों के बाद कौन आएंगे, तो पादप आएंगे। अब धीरे धीरे इनको दूसरा समुदाय आकर हटाएगा। कौन हटाएंगे इनको, एंजियोस्पर्म्स, जो जिनमें पुष्प है। जैसे आपने कमल का फूल नाम सुना होगा, है ना, सुना है ना, वो क्या है, पुष्पीय पादप है, पुष्प मिलते हैं। तो ऐसे पादप आएंगे जो तैर रहे हैं, जो तैर रहे हैं। जैसे आपने कहीं ना कहीं वेलिस्नेरिया भी नाम सुना है, सॉरी, जैसे आपने कहीं ना कहीं जल हाइसिंथ, जल कुंभी नाम सुना होगा, जल कुंभी, है ना, बंगाल का आतंक है। तो ऐसे पादप आएंगे जो पादप प्लावकों को हटाकर फिर खुद जीने लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलेंगे, ऐसे पादपों को हम क्या बोलते हैं, मुक्त प्लावी एंजियोस्पर्म, मुक्त प्लावी एंजियोस्पर्म। यानी एंजियोस्पर्म का मतलब पुष्पीय पादप। हाँ सर, इनको हटाकर कौन से पादप आ गए, पुष्पीय पादप। ऐसे पादप जो तैर रहे हैं, हाँ, और मुक्त रूप से तैर रहे हैं, बिना एक दूसरे का सहारा लिए आराम से ऊपर तैर रहे हैं, उनमें पुष्प मिल रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, मुक्त प्लावी एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो मूल अन्वेषक के बाद जो पहले समुदाय के बाद जो दूसरा समुदाय यहां पर आएगा वो कौन होंगे, मुक्त प्लावी एंजियोस्पर्म। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब धीरे धीरे ये जो मुक्त प्लावी एंजियोस्पर्म है भाई, पादप प्लावक तो यहां से धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ये धीरे धीरे कम हो गए हैं, थोड़े बहुत तो रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे, थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन कौन बढ़ गए हैं, मुक्त प्लावी एंजियोस्पर्म बढ़ गए। अब ये मुक्त प्लावी एंजियोस्पर्म धीरे धीरे जल का उपभोग करते जाएंगे। भाई प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो जल यूज में लेते जाएंगे, जल थोड़ा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब इधर देखिएगा, जल की मात्रा भी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, और धीरे धीरे इनके बाद में देखिए जल जो है थोड़ा थोड़ा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये थोड़ा थोड़ा जल हो गया खत्म। अब जब जल खत्म होता जा रहा है, थोड़ा जल कम होता जा रहा है, तो सर ये हवा में तो लटके नहीं रहेंगे, तो इनको हटाकर फिर अगला समुदाय आएगा, फिर ये हट जाएंगे, है ना, ये हट जाएंगे, ये हटते जा रहे हैं, दिमाग लगाइए, ये हटते जा रहे हैं, फिर अगला समुदाय आएगा, और वो समुदाय जो होएगा वो पानी के अंदर वृद्धि करेगा, पानी के अंदर। अब आप मुझे बताएंगे, आपने वेलिस्नेरिया नाम सुना है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर में वेलिस्नेरिया नाम सुना था? हाँ सर सुना था। वेलिस्नेरिया मिलता कहाँ है? पानी के अंदर। भाई पानी के अंदर पेड़ पौधे नहीं मिलते ना, जैसे वेलिस्नेरिया, जूस्टेरा है होते, सिरेटोफाइलम, ये कहां पर मिलते हैं? पानी के अंदर मिलते हैं। तो सर अब वो जो पानी के ऊपर तैर रहे थे, प्लावी थे, इनके बाद अब अगला समुदाय जो आएगा वो पानी के अंदर होगा, उनको हम बोलेंगे जलीय जलोदभिद। क्या बोलेंगे? जलीय जलोदभिद। ठीक है जी। तो अगला जो समुदाय आएगा वो पानी के अंदर है, जिनकी जड़ें बिल्कुल नीचे हैं, बिल्कुल आधार पर हैं। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। अब ये भी धीरे धीरे पानी को क्या करते जाएंगे? खत्म करते जाएंगे। ये भी धीरे धीरे ये तो सारे खत्म हो गए हैं, अब ये बच गए थे। अब धीरे धीरे ये भी पानी यूज में लेते जाएंगे, पानी और कम, पानी कम, चीनी कम नहीं, पानी कम होता जा रहा है। पानी जब इतना कम हो जाएगा तो जरा सोचिए, कोई दलदल जैसी अवस्था नहीं आ जाएगी? इमेजिन करिए कैसी अवस्था आ जाएगी सर? दलदली अवस्था आ जाएगी, दलदल सा बन जाएगा, जिसमें मिट्टी, बालू और पानी ये सारा का सारा मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ी नमी जैसी मृदा हो जाएगी, दलदल टाइप का बन जाएगा। अब उस दलदल में जो पेड़ उगेंगे उनको हम बोलते हैं प्रतरण, यानी अगला समुदाय जो आएगा, जलीय जलोदभिद, जो जल के अंदर जलमग्न थे वो हट जाएंगे। अब कौन से जीव आएंगे सर? ऐसे पादप आएंगे जो इस दलदली क्षेत्र में मिलेंगे।
उनको हम बोलते हैं प्रतरण। क्या बोलेंगे? प्रतरण। क्या नाम देंगे? प्रतरण। अंग्रेजी में बोला जाता है सेज। जो दलदलीय क्षेत्र में उगते हैं, याद रखना, जो दलदल में वृद्धि करते हैं। किसमें वृद्धि करेंगे? दलदल में वृद्धि करेंगे। ओके जी, ओके। अब ये धीरे धीरे ये जो दलदल है इसमें और सूखापन आ जाएगा और पानी निकल जाएगा। फाइनली जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, इस दलदल में से और पानी निकल गया, सूख गया, धूप पड़ रही है, धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगी? मिट्टी। क्या बच जाएगी? सिर्फ और सिर्फ मृदा बच जाएगी। पानी सारा खत्म, सिर्फ और सिर्फ मृदा बच गई है। अब इस मृदा में जो उगेंगे सबसे पहले वो होंगी क्या? घासें। अब इसके बाद क्या आ जाएंगी? घास उगेगी। ठीक है सर, इसका तो उदाहरण आपने बताया नहीं, राइजोफोरा। राइजोफोरा एक ऐसा पादप है जो दलदल में उगता है। ठीक है, तो अब इसके बाद कौन आ जाएंगी मेरे दोस्त? इसके बाद आ जाएंगी घास। यानी अगला समुदाय जो आएगा वो किसका आएगा? घास का आएगा। फिर धीरे धीरे ये घास जो है ये बड़ी होती जा रही है, परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे घास से फिर झाड़ियां आती जाएंगी और झाड़ियों से फाइनली 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 क्या आ जाएंगे सर? फाइनली 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 क्या आ जाएंगे सर? वृक्ष आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? आखिरी समुदाय जो आएगा वो क्या आएगा? वृक्ष आ जाएंगे। यानी क्या मैं वन बोल सकता हूं? पूरा का पूरा जंगल बन जाएगा यहां पर। यस, क्या आ जाएगा? वन समुदाय। कौन सा समुदाय आ जाएगा? वन आ जाएंगे, वृक्ष आ जाएंगे। तो जरा सोचिए, जो आखिरी समुदाय जो है, क्या मैं इसको चरम समुदाय बोलूंगा? यस। क्या कहलाएगा ये? चरम समुदाय कहलाएगा। तो इस तरीके से एक जल में होने वाला जो अनुक्रमण था वो जल फाइनली लास्ट में सूख कर किसमें बदल चुका है? किसमें बेटा? वन में। समझ में आया? तो इस तरीके से अनुक्रमण होता है किसमें? जल में। सबसे पहले पादप प्लावक, छोटे छोटे जीव है ना, जो पानी की सतह पर तैरते हैं। फिर उसके बाद थोड़े से बड़े जीव जो पानी की सतह पर तैरेंगे। फिर उसके बाद वो जीव जो जल मग्न होंगे, जल के अंदर होंगे। फिर पानी सूख जाएगा तो दलदल बच जाएगा, दलदल में मिलेंगे वो प्रतरण, दलदल खत्म, घास आ जाएगी, घास के बाद फिर पूरा जंगल बन जाएगा, वन बन जाएगा, वृक्ष आ जाएंगे। इस तरीके से क्या कहलाता है? जलारंभी अनुक्रमण। तो ये था बेटा हमारा सबसे पहला कौन सा? जलारंभी अनुक्रमण। अब बात करते हैं किसकी? शुष्कतारंभी की। आइए, किसकी बात करने वाले हैं? शुष्कतारंभी अनुक्रमण की बात करते हैं। सेकंड, ये बहुत सिंपल सा है। शुष्कतारंभी अनुक्रमण। शुष्कतारंभी अनुक्रमण की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोला था? लिथोसीरी या जिरार्च बोला था हमने इसको। ठीक है, अब शुष्कतारंभी अनुक्रमण कहां पर होएगा? मैंने आपको बता दिया है, चट्टानों पर होएगा, है ना। या ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा निकलता है, वो लावा जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद चट्टान ही बनती है। कुल मिलाकर कहां पर होने वाला? ये चट्टानों पर होने वाला है। ठीक है, अब बात आ रही है, मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था पहले। चट्टान है, ये चट्टान है, इन चट्टानों पर सबसे पहले जीव जो आते हैं, चट्टानों पर जो सबसे पहले जीत हासिल करते हैं वो कौन होते हैं? याद रखना, लाइकेन। आप सभी ने सही आंसर भी दिया था, याद करिए, है ना। लाइकेन सबसे पहले वो जीव। लाइकेन होता क्या है ये आप जानते हैं ना क्या? कवक और शैवाल का सहोपकारी संबंध होता है या सहजीवी संबंध होता है, याद करिएगा, है ना। दोनों को फायदा होता है ना। तो यहां पर शैवाल और कवक का संयोजन जो बनेगा उसे हम बोलेंगे लाइकेन। जो यहां पर सबसे पहले आएंगे तो लाइकेन चट्टानों पर आने वाला पहला समुदाय आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मूल अन्वेषक।
क्या बोलेंगे, मूल अन्वेषक कहेंगे। डन, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अब लाइकेन के बाद कौन आएगा? धीरे धीरे ये लाइकेन जो यहां पर थे, ये मान लो ये लाइकेन है ना, चट्टानों पर मिलने वाले ये लाइकेन। अब ये लाइकेन धीरे धीरे चट्टानों को तोड़ते जाएंगे, चट्टानों का बुरादा बना देंगे, चट्टानों का अपघटन कर देंगे, उसमें से चट्टानों को बदलेंगे मृदा में। ठीक है, अब ये चट्टान जो है वो किस में बदल जाएगी? धीरे धीरे इन चट्टानों का ऊपरी भाग जो है वो धीरे धीरे किस में बदल जाएगा? मृदा में। पानी नहीं है ये मृदा है, जिसको हम मृदा अपरदन भी, जिसको हम मृदा का जिसको हम चट्टानों का अपक्षय भी बोल सकते हैं। क्या कि चट्टान का क्या कर दिया? अपक्षय कर दिया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या कि हमारे जो चट्टाने होती है उनका क्या बोलते हैं? इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये जो चट्टान थी इसको तोड़ते गए, चट्टाने टूट जाएंगी, तो चट्टाने जब टूटेंगी कंकड़ बजरी पत्थर बनेंगे और वो क्या होगी? एक प्रकार की मृदा होगी। आपके दिमाग में हमेशा मृदा का मतलब वो बाहर मिट्टी जो होती है वही नहीं होता है मृदा। मृदा आपका कंकड़ भी होता है, मृदा के अंतर्गत बजरी भी आती है, रेत भी आती है, बालू भी आता है, ये सब मृदा के प्रकार होते हैं। डिफरेंस किस चीज का होता है? मृदा के कणों का। जैसे पत्थर जो है वो भी मृदा का ही एक भाग होता है, याद रखना। ठीक है, सो इस तरीके से हमने चट्टानों का अपक्षय कर दिया, चट्टानों को तोड़ दिया है, तो क्या बन गई? ये मृदा बन गई। अब इस मृदा में याद रखना, इस मृदा पर अगला समुदाय जो आएगा वो आएंगे अब सिंपल आपके ब्रायोफाइट। ये आप जानते हैं ब्रायोफाइट कौन है बेटा? एक प्रकार के पादप होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट के बाद फिर कौन आएंगे? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जिनको हम क्या बोलेंगे? बड़े पादप, बड़े पादपों का समूह आएगा, जैसे टेरिडियम। ठीक है, ये टेरिडोफाइट्स होते हैं, फर्न्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म, साइकस। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, जिनको हम क्या बोलेंगे? बड़े पादप। फाइनली इसके बाद ये सारे के सारे बड़े पादप जो हैं आने के बाद में फिर आएंगे एंजियोस्पर्म, जो और बड़े हैं, पुष्पीय पादप होते हैं। ठीक है, जो यहां पर पूरा का पूरा क्या बना देंगे? फाइनली वन का निर्माण कर देंगे। यानी लास्ट में यहां पर भी क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? मृदा है, मृदा के ऊपर छोटे पादप, थोड़े से और बड़े पादप, और फाइनली और बड़े पादप। ठीक है, तो किसका निर्माण हो जाएगा? वृक्षों का निर्माण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आपका वन समुदाय बन जाएगा। और वन समुदाय जब बन गया तो वो क्या कहलाएगा? चरम समुदाय। तो इससे क्या पता लगा कि सर चाहे मृदा, चाहे पानी में अनुक्रमण हो, चाहे चट्टान पर अनुक्रमण हो, लास्ट में बनना तो क्या है? वन समुदाय बनना। देख लीजिए यहां पर भी आखिरी समुदाय क्या था? वन। यहां पर भी आखिरी समुदाय क्या है? वन। यानी लास्ट में बनेंगे तो क्या? वन ही बनेंगे, चाहे पानी में अनुक्रमण हो, चाहे चट्टानों पर अनुक्रमण हो। डन। यार आप खुद सोचो, ये जो वन जो आपको दिखाई देते हैं, जंगल जो दिखाई देते हैं, ये जिस जगह पर है, ये क्या थे पहले? ये चट्टाने ही तो थी। यहाँ पर पहले क्या थे? यहाँ पर ये नदियां, तालाब, ये सुखाकर यहाँ पर क्या बन चुके हैं? वन बन चुके हैं। समझ में आ गया? तो जल में अनुक्रमण के पश्चात लास्ट में क्या बनते हैं? वन। और चट्टानों पे भी अनुक्रमण के लास्ट में पश्चात क्या बनते हैं? वन। ये चरम समुदाय होते हैं। ये थे आपके दो एग्जाम्पल किसके? अनुक्रमण के। ये हमारा फाइनली खत्म हो चुका है क्या बेटा जी? अनुक्रमण। इतना ही था हमारा पूरा का पूरा क्या? अनुक्रमण। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। अब इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी टॉपिक वो है पोषक चक्रण। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? पोषक चक्रण की हम बात करने वाले हैं। जैव भू रासायनिक चक्र की बात करने वाले। क्या सर? पोषक चक्रण। अगला जो आखिरी जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है पोषक चक्र। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, देखिए पोषक चक्रण का एक और नाम भी होता है। पोषक चक्रण को बेटा हम जैव भू रासायनिक
चक्र भी बोलते हैं। क्या बोला मैंने? ये जो पोषक चक्रण जो होता है ना, इसका एक और नाम होता है क्या? जैव भू रासायनिक चक्र, जिसको हम बायो जियो केमिकल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है सर, दो नाम है, या तो पोषक चक्रण बोल दीजिए या जैव भू रासायनिक चक्र बोल दीजिए। सर है क्या, मीनिंग क्या है इसका? आइए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको समझने से पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला वर्ड यहां पर आ रहा है जैव, जिसको अंग्रेजी में बोला बायो, मतलब किसकी बात करिए? सजीव की। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है भू, जिसको अंग्रेजी में बोला है जियो, जिसके अंतर्गत क्या आ जाता है बेटा? जिसके अंतर्गत भू या जियो का मतलब होता है निर्जीव, यानी आपका पानी और जल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है ना। तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? पानी और जल की बात करेंगे, यानी निर्जीव की बात करेंगे। नेक्स्ट रासायनिक, यानी केमिकल का मतलब है कुछ पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। रसायन का मतलब केमिकल से, सिंपल है ना। इसको मैं क्या ही बोलूं, रासायनिक या केमिकल का मतलब है ही क्या? कुछ ना कुछ पोषक पदार्थ है। चलो यूं लिख देता हूं, पोषक पदार्थ। जैसे मैंने तुमसे पूछा, बताओ कार्बन, कार्बन एक रसायन है, रासायनिक पदार्थ है। हाँ, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ये सारे क्या हैं? सर ये तत्व हैं। ये सारे के सारे तत्व क्या होते हैं? ये पदार्थ। अब जरा सोचिए, कहीं ना कहीं आपको, एक पेड़ को, हर जीव को कैल्शियम चाहिए, हाँ, पोटेशियम चाहिए, हाँ, कार्बन चाहिए, हाँ, हाइड्रोजन चाहिए, हाँ। तो ये सारे पोषक पदार्थ होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। तो ये जितने भी पोषक पदार्थ है, कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, ETC, बहुत सारे भाई। ये सारे के सारे क्या है? ये पोषक पदार्थ। और चौथा वर्ड था क्या? चक्र, साइकिल। ठीक है, अब साइकिल का मतलब होता है यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां जाएगी, यहां से स्टार्ट हो रही है, वापस यहां आएगी। यही होता है ना साइकिल, यानी स्टार्ट भी यहीं से और स्टॉप भी यहीं से है। ठीक है, यानी एक चक्र की तरह चल रही है कोई प्रक्रिया। कैसी? एक चक्रीय प्रक्रिया क्या हो रही है? चल रही है। उसको हम क्या बोलते हैं? चक्रण बोलते हैं। ठीक है सर, अब फिर फाइनली मीनिंग तो बताओ सर है क्या? ध्यान से सुनो। मैंने बोला मैं हूं सजीव, इधर देख, मैंने बोला मैं हूं एक सजीव, या एक पेड़ सजीव है, मान लेते एक पादप क्या है? सजीव है, या एक जंतु क्या है? सजीव है। ठीक है, पादप और जंतु दोनों के अंदर क्या मिल रहा है सर? कैल्शियम मिल रहा है, कार्बन भी मिल रहा है। ठीक है सर, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, सल्फर भी है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, बहुत कुछ है मेरे दोस्त। सर हमारे अंदर होता है? बिल्कुल होता है मेरे भाई। कैल्शियम हमारे अंदर है, हड्डियों पे है, हमारी मांसपेशियों में काम करता है। सल्फर, हमारे जो अमीनो अम्ल जो होते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे मिथियोनिन एक अमीनो अम्ल होता है, वो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होता है, जिसमें सल्फर होता है। पोटेशियम हमारे अंदर होता है, फास्फोरस, ये सब कुछ हमारे अंदर है, यानी पोषक पदार्थ। अब जरा सोचिए, सजीवों के अंदर है? हाँ सर हमारे अंदर है। ठीक है, हमारे अंदर आए कहां से? मेरे अंदर कहां से आई? ये मुझे कैल्शियम कहां से मिला? सर दूध से मिला, दूध से कैल्शियम। दूध कहां पर बना? सर भैंस या गाय में। भैंस गाय ने क्या खाया? सर चारा। चारा क्या था? पादप था। यानी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें किससे मिल रही है? पादपों से मिल रही है। और पादपों को ये सारी की सारी चीजें कहां से मिल रही है? मृदा से। जरा सोचिए, पादप जो होते हैं जमीन में से, उनकी जो मूल जो होती है मृदा में से खनिजों को, ये खनिज ही तो है, तत्व ही तो है, इनको अवशोषित नहीं करती, यानी मृदा से ले ली। मृदा से लिए कि नहीं लिए? बिल्कुल लिए। तो जरा सोचिए, मृदा क्या है? सर निर्जीव है। मृदा कौन है? निर्जीव है। मृदा से इसमें गए? हाँ गए। पादपों में गए? हाँ गए। पादपों से किस में गए? जंतुओं में। पादप जंतु दोनों मर गए। जब दोनों मरेंगे तो वापस जमीन में जब इनको डाल दिया जाएगा तो इनका अपघटन होएगा, इनका अपघटन होएगा तो ये वापस से तत्व किसमें आ जाएंगे? मृदा।
तो सजीवों से निर्जीव, फिर निर्जीवों से सजीव, फिर सजीवों से निर्जीव, निर्जीवों से सजीव। क्या चल रहा है सर? एक चक्रण चल रहा है, एक साइकिल चल रही है जिसमें पोषक पदार्थ जो हैं, ये पोषक पदार्थ सजीव से निर्जीव, निर्जीव से सजीव में क्या हो रहे हैं? चक्रीय रूप से क्या हो रहे हैं? स्थानांतरित हो रहे हैं। यही चक्रण क्या कहलाता है? पोषण चक्रण कहलाता है, न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग कहलाती है। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। चले, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का? टनटना टनटन, दंडना दंडन। चल, अब ये जो जैव भू रासायनिक चक्र बोल दीजिए या पोषण चक्रण बोल दीजिए बेटा, ये जैव भू रासायनिक चक्र, चलो मैं यहां पर जैव भू रासायनिक चक्र ही बोल रहा हूं। ये जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? ये दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं गैसीय चक्र, एक कहलाते हैं गैसीय चक्र, और एक कहलाते हैं तलछटी, तलछटी या अवसादी चक्र। क्या बोला मैंने? या तो ये क्या कहलाते हैं, एक इनका प्रकार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गैसीय चक्र, गैसीय साइकिल, और एक होते हैं अवसादी तलछटी, इनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं गैसियस साइकिल। ठीक है सर जी। अब क्या फर्क है मेरे दोस्त? मुझे बस इतनी सी बात बताओ, इस जैव भू रासायनिक चक्र में आप चक्रण करा रहे हो? हाँ सर करा रहे हैं। किसका चक्रण करा रहे हो सर? पदार्थों का, पोषक पदार्थों का, यानी तत्वों का, यानी खनिजों का, है ना? ये खनिजों का स्रोत क्या है? कहां पर मिल रहे हैं? सोचिए, क्या पोटेशियम हवा में मिल रहा है? सोचिए, क्या कैल्शियम हवा में मिल रहा है? क्या सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, सल्फर ये हवा में मिल रहे हैं, पानी में मिल रहे हैं? नहीं सर, ये तो चट्टानों पर मिल रहे हैं, स्थल में मिल रहे हैं, धरती में मिल रहे हैं, है ना, परपटी में मिल रहे हैं। बोलिए, मिल रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो इनका स्रोत क्या है सर? इनका स्रोत जो है, इनका स्रोत ये, अगर कार्बन का चक्रण हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, नाइट्रोजन का चक्रण हो रहा है, तो इनका स्रोत क्या है? इनका स्रोत या तो वायु है या जल है। सर अगर जल है तो भी गैसीय चक्र बोलेंगे? जी हाँ, तो भी गैसीय चक्र ही बोलेंगे। जैसे कार्बन वैसे मिलती हमारे वायु में है, वायुमंडल में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, लेकिन 71% कार्बन जो होती है वो जल में भी होती है, याद रखना। हाँ, कई बच्चे जानते हैं, अभी मैं बताऊंगा, ये वाली सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ चीज समझना क्या कि आपने जैव भू रासायनिक चक्र को दो भागों में बांटा, एक बोला गैसीय चक्र, एक बोला अवसादी चक्र। इसका मीनिंग क्या था? मैंने बोला वो चक्र जिनके अंदर चक्रण होने वाला है जिन पदार्थों का, उनका स्रोत क्या है? या तो वायु है या जल है। फिर से सुन, वापस से सुनाऊंगा, एक बार समझ में नहीं आती है, कई बच्चों को दिमाग जो होता है थोड़ा ढीला होता है, मैं दूसरी बार समझाऊंगा, फिर से सुन। क्या बोला? जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के, ठीक है। कैसे दो प्रकार के? मैंने बोला वो चक्र जिनमें चक्रण होना है, जिनमें चक्रण होना है किसका? पदार्थों का। वो पदार्थ जिनका चक्रण होना है वो कहां पर मिल रहे हैं? उनका स्रोत क्या होगा? या तो वायु होगी या जल होगा। ऐसे चक्रों को क्या बोलते हैं? गैसीय चक्र। अब जरा सोचिए, कार्बन साइकिल यानी कार्बन चक्र, हाइड्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन चक्र, ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र, ये सारे उदाहरण जो है ये किसके होंगे? गैसीय चक्रों के होंगे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे कहां पर मिल रहे हैं? सर ये सारे मिलते हैं कहां पर? हमारे स्थल में मिलते हैं, धरती में मिलते हैं, परपटी में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? स्थल बोल दीजिए, धरती बोल दीजिए, चट्टान बोल दीजिए, परपटी बोल दीजिए,
ठीक है जी। तो ये है किसका, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र। इनका स्रोत क्या है सर, इनका स्रोत जो है वो ये है। तो ऐसे चक्रों को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, तलछटी या अवसादी चक्र बोलेंगे। याद रखना, प्रश्न पूछ लिया जाता है और नीट में प्रश्न आया है मेरे दोस्त, पता है कैसे पूछ लिया जाएगा, उपरोक्त में से कौन सा अवसादी चक्र का उदाहरण है। तो फास्फोरस दे दिया, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, इस तरीके से दे दिए उदाहरण, है ना। तो याद रखना, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्पल से मेरे भाई, याद रख लेना, यहां से प्रश्न बनते हैं किससे, एग्जाम्पल से बनते हैं, याद रखना। तो गैसीय चक्र के 4 उदाहरण याद रख ले दोस्त, बस 4 उदाहरण गैसीय चक्र के। अवसादी चक्र के 2 उदाहरण याद रख ले, इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। फास्फोरस सल्फर अवसादी चक्र, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसीय चक्र। डंडना डंडन, चलें आगे, पक्का क्लियर हो गया। अब हमारे कोर्स में 2 चक्र दे रखे हैं, क्या बोला, हमारे कोर्स में मात्र 2 चक्र दे रखे हैं। कौन कौन से 2 चक्र दे रखे हैं, एक दे रखा है कार्बन चक्र और एक दे रखा है फास्फोरस चक्र। कौन कौन सा, एक दे रखा है कार्बन चक्र दे रखा है और इधर से फास्फोरस चक्र दे रखा है। एक और चक्र दे रखा है, कौन सा, नाइट्रोजन, लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं दे रखा, वो 11वीं कक्षा के, ये वाला जो है ना नाइट्रोजन, इस चैप्टर में नहीं दे रखा। फिर सर कौन से चैप्टर में दे रखा है, 11वीं कक्षा में एक चैप्टर है जिसका नाम है खनिज पोषण। उस खनिज पोषण चैप्टर में नाइट्रोजन साइकिल डिटेल में बता रखी। यानी हमारे कोर्स में, नीट के कोर्स में टोटल 3 चक्रों के बारे में बताया हुआ है। कौन कौन सा, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और फास्फोरस साइकिल। इन 3 में से 2 साइकिल हमारे इस चैप्टर में, कौन कौन सी, एक कार्बन और एक फास्फोरस। कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन। 11वीं कक्षा के खनिज पोषण चैप्टर जो है, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर जो है, उसमें है ये, ठीक है। चलें, तो इस चैप्टर के अनुसार हमें 2 चक्र पढ़ने, कार्बन और एक फास्फोरस। सबसे पहला हम जो चक्र पढ़ेंगे बेटा, वो कौन सा पढ़ेंगे, कार्बन चक्र पढ़ेंगे। सबसे पहला किसकी बात करने वाले हैं, कार्बन चक्र की बात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, कौन सा, ये कौन सा, हमारा कार्बन साइकिल। अब देखिए, ये मैं वैसे तो एक चित्र लेकर आया हूं, लेकिन मैं पूरी कार्बन साइकिल आपको समझाऊंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट कार्बन साइकिल, हिंदी में भी लिख देते हैं कार्बन चक्र। चलिए जी, अब देखिए, ये साइकिल पढ़ने से पहले 3 से 4 बिंदु आपने दिमाग में रखने हैं जिनसे प्रश्न आते हैं। सबसे पहला बिंदु, 3 बिंदु याद रखने हैं। सबसे पहला बिंदु बेटा, कार्बन साइकिल में कार्बन का मुख्य भंडार क्या है। आप ये बोलेंगे ना, कार्बन का मुख्य भंडार क्या है, आप ये बोलेंगे ना, कार्बन का मुख्य भंडार क्या है। आप सोचेंगे सर ये तो कार्बन जो है कौन से चक्र के अंतर्गत आता है, सर ये गैसीय चक्र के अंतर्गत आता है कार्बन। तो मुख्य रूप से इसका जो मुख्य भंडार जो होएगा वो वायु होएगी, नहीं, इसके मुख्य भंडार जो है वो समुद्र भी है, वायु भी है, लेकिन मेन कौन है, समुद्र। याद रखना, मुख्य भंडार जो है वो है तो दोनों, लेकिन इन दोनों में से मेन कौन है मेरे दोस्त, याद रखना, कौन, आपका समुद्र जो है ये मुख्य भंडार है। किसका, कार्बन का। इस पृथ्वी पर ध्यान से सुनना, इस पृथ्वी की अगर मैं बात करता हूं, इस पृथ्वी पर 71% कार्बन जो होती है समुद्रों में घुलनशील होती है। क्या बोला, 71% कार्बन समुद्रों में घुलनशील रूप से मिलती है। याद रखना, तो घुलनशील रूप से मिलती है कौन, 71% कार्बन जो होती है वो वायु में नहीं मिल रही है। याद रखना, इस पृथ्वी पर 71% कार्बन पानी में मिल रही है, किसमें, समुद्रों में मिल रही है। दोस्त याद रखना इस चीज को,
डन। कितने बिंदु हो गए हैं? 2। तीसरा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। मैं देखो स्टार बना रहा हूं, ये याद रखना, ये है तो सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों बिंदु। ठीक है, आप मुझे बताइएगा, एक वर्ड मैं पूछ रहा हूं, आप सभी ने ये वर्ड डेफिनेटली सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण। यस सर, सुना है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल के अणुओं का इस्तेमाल करते हैं प्रकाश और वर्णक की उपस्थिति में, और उसको बदलते हैं हम किसमें? ग्लूकोज में। क्या बनती है? 6 ऑक्सीजन 6 जल के अणु। जिनको विश्वास ना हो, दिस इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की बिल्कुल सही अभिक्रिया मैंने यहां पर लिखी है। कई बच्चों को अभिक्रिया पता नहीं होती, याद रखना, पहले भी बताइए, वापस से बता रहा हूं। कोई ऊर्जा पूर्जा नहीं निकालनी है यहां पर। कई बच्चे यहां पर एटीपी लिख देते हैं, ना 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 ना, गलती मत कर देना। ये करेक्ट इक्वेशन है किसकी? प्रकाश संश्लेषण की। अब इधर देखना, इस प्रकाश संश्लेषण में मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, जो आप ग्लूकोज बनाते हो ना, ये ग्लूकोज, ये प्रकाश संश्लेषण में ये जो ग्लूकोज जो बनती है, याद रखना, ये प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बदला जाता है किसमें? ग्लूकोज में। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा, इस प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप इस्तेमाल करते हो, उसको बदला जाता है किसमें? ग्लूकोज में। तो सर ये ऑक्सीजन जल ये कहां से निकलते हैं? ये इससे निकलते हैं, जल से। इस जल के टूटने से ऑक्सीजन निकलती है। तो फोकस कर, जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किया जाता है, फिक्सेशन बोलते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण यानी बदला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण मींस उसको फिक्स किया जा रहा है, उसको बदला जा रहा है किसमें? ग्लूकोज में, यानी भोजन में। डन। इतनी सी बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ नहीं थी? अब मैं क्या कहने वाला हूं, ध्यान से सुनना। तीसरा बिंदु जो था वो ये था, वो ये कि प्रतिवर्ष, ध्यान से सुनना, 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति वर्ष स्थिरीकरण किया जाता है। सर जी हमको समझ में नहीं आया। मैंने कहा सुन, अब समझ में आएगा। मैंने बोला इस पृथ्वी पर जितने भी स्वपोषी मिल रहे हैं, इस पृथ्वी पर, मान लो ये पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी पर जितने भी स्वपोषी मिल रहे हैं, चाहे वो जल में हो, चाहे वो स्थल पर हो, चाहे वो स्थल पर हो, ठीक है, चाहे वो जल में हो, ठीक है, क्योंकि जल में भी पादप होते हैं, स्थल पर भी होते हैं। मैंने बोला चाहे स्थल पर हो चाहे जल पर हो, जितने भी स्वपोषी हैं, यानी जितने भी प्रकाश संश्लेषी हैं, जितने भी प्रकाश संश्लेषी जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, वो प्रति वर्ष इस पृथ्वी पर कितना ग्लूकोज बना रहे हैं, यानी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बना रहे हैं। तो 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है? प्रति वर्ष स्थिरीकरण किया जाता है, यानी इतने किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को बदला जा रहा है किसमें? ग्लूकोज में। भूल ना जाइएगा, यहां से प्रश्न होता है। आशा करते हैं ये समझ में आएगा। कितने किलोग्राम? 4 × 10⁻13। भाई 1 करोड़ में होते हैं 7, ठीक है, और 1 लाख में होते हैं 5, ठीक है। तो अब तुम अपने हिसाब से लगाना, अरबों खरबों जो भी होएगा यहाँ पर, हमको इतनी गणित नहीं आती। 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हर साल
बदली जा रही है किसमें, ग्लूकोज में। सर आपको कैसे पता, बेटा जो बुक में लिखा हुआ है वो मैंने तुमको बता दिया, आप बुक वाले को कैसे पता, कहीं ना कहीं किसी ने अध्ययन किया होगा, रिसर्च की होगी, उसके बिहाफ पर ये बताया है। तो मेरे दोस्त याद रखना 71% कार्बन डाइऑक्साइड, और ये डाटा भूलना नहीं है मेरे भाई, भूलना नहीं है, कतई नहीं भूलना है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये डाटा याद रखना है आपने। 71% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहां पर मिल रही है, समुद्रों में मिल रही है, ठीक है। और प्रति वर्ष इतनी कार्बन का हम क्या कर रहे हैं, स्थिरीकरण कर रहे हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कार्बन चक्र से नीट में प्रश्न बनता है। अगर आपने सुन ली है, समझ ली है और याद रख लेंगे तो डेफिनेटली 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए सर, इतनी सी बात हमको समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलें आगे, चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद अब हम सीधा सीधा साइकिल देखते हैं। ये तो हमने कार्बन चक्र के 3 बिंदु पढ़ लिए, अब हम कार्बन साइकिल देखेंगे। साइकिल, आइए कार्बन साइकिल देखने वाले बेटा। कार्बन साइकिल में हम क्या देखते हैं, देखिए सबसे पहले कार्बन का स्रोत जो है जल भी है और वायु भी, हमने बोला, लेकिन मुख्य कौन है, समुद्र है, जल है। हम यहाँ पे वायु की बात करें, देखो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, एटमॉस्फेयर में, यानी वातावरण में जो मिल रही है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड आप यूज में लेते हो कि पेड़ यूज में लेते हैं? आप सीधा बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज में लेता है सर, पादप। मैंने कहा ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज में ले लिया किसने, पादपों ने। कौन सी प्रक्रिया में सर, प्रकाश संश्लेषण में। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, फोटोसिंथेसिस में यूज में ले लिया। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या बनाया पादपों ने, खाना बनाया। हाँ सर, ग्लूकोज बना दिया। मैंने कहा ओके। अब ये ग्लूकोज जिनके अंदर बन गया, हाँ सर, पादपों को कौन खा लेगा सर, जंतु। पादपों को कौन खा लेगा सर, जंतु खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, भोजन इनके अंदर गया, यानी कार्बन इनके अंदर भी गई, ठीक है। कार्बन यहां पर आई, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन यहां आई, भोजन बनाया जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज में कार्बन है। हाँ सर, पादपों को खाया किसने, जंतु, जंतुओं में भी कार्बन आ गया। मैंने कहा ठीक है, ओके। अब जरा सोचिए, जंतु की अगर मैं बात करूं, मेरी अगर मैं बात करूं, मेरे अंदर भोजन चला जाएगा। आप सभी ने श्वसन नाम भी सुना है? हाँ सर, श्वसन। श्वसन में क्या होता है, उस भोजन को तोड़ा जाता है। हाँ सर, तोड़कर, ग्लूकोज को तोड़कर क्या उत्पन्न होती है, एनर्जी, और क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जरा सोचिए, जंतु श्वसन करके, जंतु श्वसन करके क्या उत्पन्न करेंगे सर, ये जंतु श्वसन करके क्या उत्पन्न करेंगे, श्वसन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से वातावरण में निकाल देंगे, है ना। अब एक और चीज, क्या पता नहीं कैसे बच्चों को ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है, पता नहीं उनको सिखाया नहीं जाता है, गलती कर देते हैं, टीचर ही गलती कर देते हैं। बोलते हैं पता है क्या, कुछ ज्ञान देने वाले अज्ञानी टीचर होते हैं जो पता नहीं क्या गलत सलत चीजें पढ़ा देते हैं। बोलते हैं पेड़ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। मैंने कहा ठीक है, और जंतु जो होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। मैंने कहा ठीक है, बात तो ठीक है। क्या पेड़ ऑक्सीजन नहीं लेते, क्या पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालते हैं? सोचना, सोचिए, आपने उत्पादकता पढ़ी थी? यस सर, उत्पादकता पढ़ी थी। उस उत्पादकता में मैंने आपको जीपीपी एनपीपी बताया था? यस सर, बताया था। जीपीपी क्या था, टोटल उत्पाद बनाना, बताया था। उसमें से कुछ खर्च नहीं हो रहा था, किसमें, सोच, कुछ पेड़ अपनी अंदर खर्च कर रहे थे, कुछ उत्पाद खर्च कर रहे थे। कौन सी प्रक्रिया में, श्वसन। और श्वसन जब करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी निकालेंगे। तो याद रखना, पेड़ भी, पादप भी श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से मुक्त भी करते हैं। पता नहीं कौन से ऐसे टीचर हैं जिन्होंने ये मिसकंसेप्ट बता रखे हैं। भूलिएगा मत मेरे दोस्त, बिल्कुल भी मत भूल जाइएगा, ठीक है। तो याद रखना है, भूलना नहीं है। पेड़ जो है दोनों प्रक्रिया कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं। हम सिर्फ श्वसन करते हैं, हम प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। डन, ओके। चल,
अब जरा सोचिए, पादप और जंतु जब ये दोनों मर जाएंगे तो इनकी डेड बॉडी यानी अपरद, याद आ रहा है, अपरद किस में जाएगी? अपरद जाएगा मृदा में। और जरा सोचिए, मृदा में इस अपरद का, इनकी डेड बॉडी का क्या होएगा सर? अपघटन होएगा। अपघटन कौन करेंगे? मृदा में सूक्ष्म जीव। जरा सोचिए, उन सूक्ष्म जीवों को क्या मिल रहा है सर? भोजन मिल रहा है। भाई अपरद में क्या है? भोजन नहीं है। भाई डेड बॉडी में क्या है? प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है। वो पोषणीय पदार्थ नहीं है किसके लिए? मृदा में तो पोषणीय पदार्थ इनको मिलेंगे, ये अपघटन कर रहे हैं, इनको पोषण मिल रहा है, तो बदले में ये श्वसन नहीं करेंगे क्या सर? ये भी तो श्वसन करेंगे, नहीं करेंगे? सोचिए, सूक्ष्म जीव श्वसन नहीं करेंगे। भाई साहब, कोई भी एक ऐसा जीव नहीं है जो इस पृथ्वी पर बिना श्वसन के जिंदा रह सके, क्योंकि श्वसन इसीलिए किया जाता है ताकि शरीर में ऊर्जा बन सके। एक कोशिका जिसके अंदर एटीपी नहीं बन रही, ऊर्जा नहीं बन रही, वो कभी भी जीवित नहीं रहेगी। तो याद रखना, चाहे सूक्ष्म जीव हो चाहे वृद्ध जीव हो, कोई भी हो, हमेशा श्वसन तो करेंगे ही अगर जिंदा रहना है। चलो, तो मृदा में जो जीव है उन्होंने भी क्या किया? सूक्ष्म जीव है, उन्होंने अपघटन किया और अपघटन करके, श्वसन करके वापस से कार्बन डाइऑक्साइड निकल दिया। अपघटन मतलब तोड़ा। मृदा में सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, इन्होंने इस अपरद को तोड़ा, प्रोटीन्स को तोड़ा। तोड़ने से क्या निकली? एनर्जी। उस एनर्जी का इस्तेमाल किया उन्होंने क्या करने में? श्वसन करने में। तो क्या होएगा? सब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात है। चल, अब आप मुझे ये बताइएगा, क्या आपने पेट्रोल यूज में लिया है? हाँ, वो पेट्रोल क्या है सर? वो जीवाश्म ही तो है, नहीं है? अरे और छोड़ो, मेरे को ये बताओ, आप पादपों की लकड़ियां लेकर आते हो? हाँ सर, लेकर आते हैं। वो लकड़ियां जो होती है उसको अगर आप जलाते हो तो धुआं नहीं निकलता? हाँ निकलता है। तो जीवाश्मों का जब हम क्या करेंगे? जीवाश्मों को जलाएंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं कंबशन। उनको जब हम जलाते हैं तो क्या निकलता है? धुआं। और उस धुएं में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये है सिंपल सा आपका क्या मेरे दोस्त? कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र। बस इतना सा, इतनी सी बात है। अब यही चीज यहां पर इसमें भी समझा रखी। ये देखो, इसने श्वसन किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। ये देखो, इधर इसने फोटोसिंथेसिस भी किया और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाला। इनके जो पदार्थ हैं जो मृदा में मर जाएंगे, उसमें मृदा में जो सूक्ष्म जीव हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। कहीं ना कहीं मृदा में जो जीवाश्म है, फॉसिल्स जो होते हैं, जिनसे पेट्रोल बनता है, ईंधन के रूप में हम उसको यूज में लेते हैं, उस ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यही चीज यहाँ पर समझा रखी है, यही चीज मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से समझा दी है। ये है कार्बन चक्र, खत्म, खल्लास। ये था आपका पहला चक्र। दूसरा, सेकंड जो चक्र जो है वो बहुत सिंपल है। सेकंड जो चक्र जो है, जिसको हम बोलते हैं फास्फोरस चक्र, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला बिंदु बेटा यहां पर एक ही बिंदु है, मेन तो एक ही बिंदु है मेरे दोस्त। फास्फोरस, इनका स्रोत क्या है? भाई साहब, ये अवसादी चक्र है। इनका स्रोत क्या है? हमने आपको बता दिया इनका स्रोत क्या है। चट्टाने हैं ना, यानी ये क्या है? एक अवसादी चक्र का उदाहरण है। क्या है ये? अवसादी चक्र का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा बिंदु, फास्फोरस को किस रूप में, हमारे अंदर किस रूप में मिलती है फास्फोरस? प्लांट्स में किस रूप में मिलती है, यानी किस रूप में अवशोषित होती है? तो फास्फोरस H3PO4, याद रखना, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो फॉस्फेट के रूप में अवशोषित किया जाता है। याद रखना, मेरे अंदर अगर फास्फोरस मिल रही है तो इस रूप में,
पेड़ों के अंदर मिलेगी तो इस रूप में। ये सिंपल से दो बिंदु थे। आइए सीधा सीधा इसका चक्र देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा चक्र है मेरे दोस्त। मुझे ये बताइए, चट्टान है, इस चट्टान के अंदर क्या मिल रही है? फास्फोरस मिल रही है, ठीक है। और ये चट्टान के नीचे ये हमारी जमीन है, ठीक है। अब जरा सोच, यहां से आई वर्षा, आई, आ रही है, टकराई, उधर से वायु भी चल रही है। अब वायु और वर्षा की वजह से कहीं ना कहीं चट्टानों का क्या होता है? अवक्षय होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? चट्टानों का अवक्षय। चट्टान का अवक्षय, ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानें टूटती हैं, ठीक है। भाई कोई चीज टकरा रही है, दम 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 दम, अब ऐसे नहीं है एक ही दिन में पूरी चट्टान खत्म कर देंगे, टाइम लग रहा है ना। तो जरा सोचिए, चट्टानें टूट रही हैं, बुरादे में बदल रही हैं, ये टकरा रही है वर्षा, तो वर्षा के पानी में घुलकर कौन आ रहा है? फास्फोरस। ये वर्षा का पानी जमीन में आएगा, स्थल पर आएगा, आकर नीचे जाएगा। याद करिए, लीचिंग, निक्षालन, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। नीचे जाएगा पानी तो अपने साथ क्या लेकर चला जाएगा? फास्फोरस। तो फास्फोरस अब किस में आ गई है? सर मृदा में आ गई है। मैंने कहा यानी चट्टानों से किस में आ गई है? मृदा में आ गई है। चलो सर, चट्टान से किस में आ गई है? सर मृदा में। कौन आ गई है चट्टानों से? मृदा में। कौन आ गई है? फास्फोरस, ठीक है। अब इस मृदा में कौन उग रहे हैं मेरे दोस्त? पेड़ पौधे। उग रहे हैं, हाँ। इन पेड़ पौधों के अंदर क्या चली जाएगी? सर इन पेड़ पौधों के अंदर क्या चली जाएगी? फास्फोरस चली जाएगी। किस रूप में जाती है मैंने आपको बता दिया। यहां पर कौन चली गई? सर फॉस्फेट चला गया, फॉस्फेट चली गई है, ठीक है। अब इन पेड़ पौधों को कौन खाएगा? सर इनको खाएंगे कौन? जंतु। इनको कौन खाएंगे? सर जंतु खाएंगे, बिल्कुल शाकाहारी हैं जो इनको खाएंगे। तो जंतु शाकाहारियों को मांसाहारी खाएंगे, तो फाइनली जंतुओं में क्या चला गया है? सर फॉस्फेट चली गई है। मैंने कहा ठीक है, इधर भी लिख देता हूं। चट्टानों से किस में आई थी? मृदा। मृदा से किस में आ गई है मेरे दोस्त? पादप। और पादप से किस में चली गई है? जंतु, ठीक है। अब जरा इमेजिन करिए, ये पादप और जंतु जो हैं, ये लो, ये जंतु हो गया हमारा, ठीक है। ये पादप और जंतु, ये जब दोनों मरेंगे तो मरने के बाद इनकी डेड बॉडी कहां जाएगी? अपरद बनेगी। अपरद यानी मृदा में आएगा, और मृदा में अपघटन होएगा तो वापस से फॉस्फेट किस में आ जाएगी? सर ये दोनों मरने के बाद अपघटन से वापस से फास्फोरस मृदा में आ जाएगी। यानी ये दोनों जब मरेंगे तो क्या बनेगा? अपरद। और अपरद का जब अपघटन होएगा तो वापस से किस में आ जाएगी? मृदा में क्या आ जाएगी? आपकी फॉस्फेट। अब आप मुझे बताएं, इतनी सी थी, छोटी सी थी क्या ये फास्फोरस चक्र? बस इतना सही है, इतना सही था। तो ये मेजर बिंदु याद रखना। क्या फास्फोरस का स्रोत क्या होता है? चट्टानें होती है। अवसादी चक्र बोल रहे हैं, याद रखना। किस रूप में अवशोषित होती है बेटा? याद रखना, ऑर्थोफॉस्फेट बोलते हैं, या फॉस्फेट आयन के रूप में भी बोल देते हैं। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, H2PO4 माइनस HPO4 2 माइनस PO4 3 माइनस, ये भी तो लिख सकता हूं। ये क्या कहलाएगा? फॉस्फेट आयन कहलाते हैं, फॉस्फेट आयन कहलाते हैं। तो फॉस्फेट आयन के रूप में बोल दीजिए, या ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में बोल दीजिए। इस रूप में मिलता है कौन? फास्फोरस। इस तरीके से इसका ये चक्रण रहता है। ये हमारे दोनों चक्र खत्म हो गए हैं। सर क्या ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है क्या? मैंने कहा नहीं, एक लास्ट, एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत मामूली सा टॉपिक है। पहले सोचिए, क्या ये पोषक चक्रण पूरा क्लियर? दंडना दंडन। चले आखिरी लास्ट टॉपिक, बहुत हल्का सा टॉपिक है, वो है पारितंत्र सेवाएं।
सर इसका मीनिंग क्या होता है, पारितंत्र सेवा का मतलब क्या होता है? मुझे एक सिंपल सी बात बताना भाई, सेवा का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ सर सेवा। जरा सोचिए, क्या हम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, यानी हम उनको कोई चीज प्रदान कर रहे हैं? भाई मैंने अपने मम्मी पापा की सेवा कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं? उनको फायदा पहुंचा कर है, उनको जो जिस चीज की आवश्यकता है वो मैं उनको दे रहा हूं, यही क्या कहलाएगी? मेरी सेवा। हम बोलते हैं ना हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम अपने अल्लाह की सेवा कर रहे हैं, कैसे? उनको कोई चीज समर्पित करके, उनको कोई चीज देकर। तो हमने बोला पारितंत्र सेवा, मतलब क्या पारितंत्र हमें कुछ दे रहा है? सोचिए, क्या पारितंत्र से हमें कुछ सेवाएं मिल रही हैं? क्या हमारा जो पारितंत्र है, उस पारितंत्र में अनेकों जीव हैं, क्या उससे हमें कुछ सेवाएं मिल रही है? हमें सोचिए, मिल रही है? तो यस, पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पाद जो हैं, क्या बोला हमने? पारितंत्र जो है भाई, पारितंत्र का मीनिंग तो समझ में आता है ना, है ना? पारितंत्र में जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनसे जो भी उत्पाद बन रहे हैं, उन उत्पादों को हम यूज में ले रहे हैं, वो पारितंत्र की हमारे लिए क्या है? सेवाएं। वही पारितंत्र की हमारे लिए क्या है? सेवाएं हैं। ठीक है, तो पारितंत्र की सेवाओं का मतलब समझ में आया कि पारितंत्र से जो भी हमें उत्पाद मिल रहा है वो हमारी क्या है? सेवाएं। सर कौन सी सेवाएं मिल रही हैं हमको, क्या दे रहा है हमें पारितंत्र? जरा सोचिए, क्या पारितंत्र, एक उदाहरण स्वरूप, क्या वन एक पारितंत्र है? मैं जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूं, बताओ, क्या वन एक पारितंत्र है? सोचिए, क्या वन एक पारितंत्र है? सोचो, क्या एक जंगल, एक वन पारितंत्र नहीं है, है ना? अब वन अगर एक पारितंत्र है तो वन से जो मुझे चीजें मिलेंगी, इट मींस मुझे पारितंत्र से क्या मिल रही है? सेवाएं मिल रही है। सर क्या क्या मिल रहा है भाई? जरा खुद सोचिए, क्या वन वायु को शुद्ध कर रहा है? कैसे? ऑक्सीजन उत्पन्न करके। क्या ये वन में जो जड़ें जो है मृदा को पकड़ लेती है? हाँ पकड़ लेती है। तो क्या ये बाढ़ और सूखे को आने से बचाता है? यस सर। बाढ़ और सूखा आने से बचाता है, बिल्कुल। क्या ये जंगली जानवरों को आवास दे रहा है? जंगली जानवरों को आवास मिल रहा है। आवास क्या था, याद है ना? प्राकृतिक जगह, है ना? तो जंगली जानवरों को क्या मिल रहा है? आवास मिल रहा है। क्या वनों से भूमि उर्वरक हो रही है? अगर वन नहीं होंगे तो भूमि उर्वरता खत्म नहीं हो जाएगी। यानी भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? वन चाहिए। ठीक है। क्या ये कार्बन का भंडारण नहीं कर रहा? सोचिए, अरे भाई वन किससे बने हुए? पादपों से। क्या पादपों में प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज नहीं बन रहा? ग्लूकोज में क्या मिल रही? कार्बन मिल रही, यानी कार्बन का भंडारण नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा। तो जरा सोचिए, सारे के सारे क्या हैं? सर ये सेवाएं हैं, ये सारी की सारी सेवाएं हैं जो हमें वन से मिल रही हैं, यानी पारितंत्र की सेवाएं हैं। अब जरा सोचिए, सारी की सारी सेवाएं हमें मिल रही हैं मुफ्त में। ये सारी की सारी सेवाएं जो हैं ये हमें मिल रही है कहां? मुफ्त में। ठीक है, समझ में आ गया? अब हुआ क्या? अब एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। याद रखना है, कौन? रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। ये एक वैज्ञानिक है। ठीक है, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने क्या कहा? रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके जो दूसरे और भी साथी थे, एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ना क्या किया, ये जो पारितंत्र के जो उत्पाद है, पारितंत्र के सेवाएं बोल दीजिए या पारितंत्र के उत्पाद बोल दीजिए, ठीक है, तो इन्होंने जो पारितंत्र से उत्पाद हमें मिल रहे हैं, यानी पारितंत्र के उत्पाद जो हमें मुफ्त में मिल रहे हैं, इन्होंने उन उत्पादों का
मूल्यांकन किया। क्या किया? उनकी वैल्यू बताई। क्या बताई? उन जो भी उत्पाद हमको ये मिल रहे हैं ना, इनकी अमाउंट बताया, इनका मूल्यांकन करके एक अमाउंट बताया कि साहब ये जो चीजें जो आपको फ्री में मिल रही है ना, अगर इनका पैसा लगे तो कितना पैसा लगेगा इनका। ये जो सेवाएं जो आपको फ्री में मिल रही हैं इस पृथ्वी पर, ये जो मनुष्य को, ये जितने भी जीव हैं उनको सेवाएं मिल रही हैं, इन सेवाओं का अगर हम मूल्यांकन करें तो कितना अमाउंट होएगा? तो 33 ट्रिलियन डॉलर। 33 ट्रिलियन डॉलर। डॉलर याद रखना, रुपए मत कर देना, डॉलर प्रति वर्ष आपको चुकाना पड़ेगा। क्या रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा कह रहे हैं कि अरे बांगड़ुओं जरा सुनो, मनुष्य से कह रहे हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कह रहा है, अरे बांगड़ुओं सुनो कि तुम्हें जो चीजें मुफ्त में मिल रही है ना, पारितंत्रों से, वनों से, समुद्रों से, ये जितनी भी सेवाएं तुम्हें मुफ्त में मिल रही हैं, अगर तुम्हें इनको पैसा देना पड़े ना, तो पता है कितना पैसा देना पड़ेगा? 33 ट्रिलियन डॉलर देना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर किसको देना पड़ेगा? जस्ट हम यहां पर मूल्यांकन कर रहे हैं। ये चीजें जो हमें फ्री में मिल रही हैं, उनकी अगर वैल्यू देखे तो इतनी वैल्यू है, इतना पैसा लगेगा, 33 ट्रिलियन डॉलर लगेंगे इन सेवाओं के, इन उत्पादों के। ठीक है, अब आपको एक चीज बताते हैं। एक वर्ड है जिसका नाम है वैश्विक सकल उत्पाद। वैश्विक सकल उत्पाद। ठीक है जी, इसको बेटा जी हम जीएनपी भी बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी। जानते हैं ये क्या है? इस पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, उन सभी देशों के अंदर कंपनियां हैं। हाँ, वो कंपनियां उत्पाद बना रही हैं। हाँ, उन उत्पादों की कोई वैल्यू है। हाँ, जैसे रिलायंस एक कंपनी है, हाँ, भारत में है, उत्पाद बनाती है। हाँ, और उन उत्पादों का कुछ वैल्यू होती है, मूल्य होता है। हाँ, पतंजलि है, हाँ, उसके कुछ उत्पाद है, हाँ, उसकी कुछ वैल्यू है। हाँ, तो ऐसे भारत में कई सारी कंपनियां हैं, अमेरिका में कई सारी कंपनियां, जापान में, चाइना में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, हर जगह इस पूरे विश्व में जितने भी देश और उनकी कंपनियां हैं, जो सकल रूप से नेट उत्पाद जो बना रही हैं, इस पूरे विश्व में जितनी भी कंपनियां, सभी देशों की कंपनियों के उत्पादों की वैल्यू जो है ना, वो है 18 ट्रिलियन डॉलर। सोच सकते हैं कितनी है? 18 ट्रिलियन डॉलर है, 18 ट्रिलियन डॉलर। अब आप खुद सोच लीजिए, जितना उत्पाद हम लोग बना रहे हैं उसकी जो वैल्यू है, हम लोग यानी मनुष्य जितना उत्पाद बना रहा है, पार्ले जी बनाया, उसकी वैल्यू है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो जितने भी हमने उत्पाद बनाए हैं इस पृथ्वी पर, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसकी जो कॉस्टिंग है, उसकी जो कॉस्ट है, वो कितनी? 18 ट्रिलियन डॉलर है प्रतिवर्ष। जरा सोचिए, इससे दुगनी वैल्यू है। लगभग 18 का दुगना 36 होता है, थोड़ा सा कम मान लीजिए, लगभग औसतन हम बोल रहे हैं दुगनी वैल्यू हमें देनी पड़ जाए। किसको? पारितंत्र को, जो उससे हमें सेवाएं मिल रही हैं। तो भाई साहब, कहने वाली बात जो थी वो ये बात थी कि आप इससे क्या समझे? आप इससे ये समझे हैं कि जो हमें ये जो मुफ्त में सेवाएं मिल रही हैं, मुफ्त में उत्पाद जो मिल रहे हैं, इनको ढंग से यूज लेना चाहिए, इनका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। समझ में आया? ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो पारितंत्र से जो जो सेवाएं मिल रही हैं उसको ढंग से यूज लो, उसका अनुपयोग ना करो, ढंग से उपयोग करो। ये कह रहा है हमारा ये लास्ट का टॉपिक, पारितंत्र की सेवाएं। और इसी के साथ मेरे बंधु, मेरे दोस्त, हमने कर दिया है क्या? चैप्टर समाप्त। ये हुआ हमारा चैप्टर समाप्त। अब समय हुआ है मेरे भाई यहां पर किस चीज का? आपके
1 मिनट रिवीजन में मींस आज हमने क्या पढ़ा, देखो हमने अनुक्रमण पढ़ा था। अनुक्रमण क्या होता है, उसके समुदायों के नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके लक्षण हम पढ़ चुके हैं, उसके प्रकार हमने देखे थे, प्राथमिक द्वितीय। उदाहरण रह गए थे जलारंभी शुष्कतारंभी, एक जल में हो रहा था अनुक्रमण और एक स्थल पर हो रहा था। मूल अन्वेषक कौन थे, ये याद रखना, दोनों में। जल में कौन थे, पादप प्लावक, और चट्टानों पर यानी शुष्कतारंभी में कौन थे, आपके लाइकेन थे, जरूर याद रखना। और चरम समुदाय दोनों में सेम था, क्या था, वन था, जरूर याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है क्या, पोषक चक्रण। पोषक चक्रण का मीनिंग देखा, दो प्रकार का था, गैसीय और अवसादी। गैसीय के उदाहरण याद रखना, अवसादी के उदाहरण याद रखना। कार्बन चक्र में 3 बिंदु जरूर याद रखना, या 2 बनाकर भी याद रख सकते हैं। मुख्य भंडार कौन है, समुद्र, जिसमें 71% क्या घुली हुई है, कार्बन। और 4 × 10⁻13 किलोग्राम प्रति वर्ष कार्बन का क्या किया जाता है, स्थिरीकरण किया जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से, ठीक है। उसके बाद पूरा चक्र देखा था हमने कार्बन का। सिमिलरली फास्फोरस एक अवसादी चक्र है, ऑर्थोफॉस्फेट या फॉस्फेटाइन के रूप में अवशोषित होता है। सिंपल सा हमने चक्र देखा। और पारितंत्र की सेवा है, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजन नाम याद रखना। $18 ट्रिलियन जो है हमारे विश्व की सकल उत्पाद की वैल्यू है। और अगर पारितंत्र की जो सेवाएं मिल रही है उनकी वैल्यू अगर देखे तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजन ने बोली कितना, $33 ट्रिलियन है। डन, चैप्टर हुआ समाप्त। अभी समय है किसका, क्विज का। लेकिन आपके लिए एक और चीज मैं लेकर आया हूं, रुको, पहले क्विज अटेंड करो, फिर सरप्राइज दे रहा हूं। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने आता हुआ पहला, अधिकतम कार्बन कहां उपस्थित होती है, आंसर बताइए। स्थल पर, वायु पर, समुद्र में, उपरोक्त सभी। मैक्सिमम कार्बन कहां पर मिल रही है, मेन भंडार कौन था कार्बन का, स्थल है, वायु है, समुद्र है, उपरोक्त सभी। मेन भंडार कौन है, लगाइए आंसर। मुख्य भंडार कौन है, स्थल, वायु, समुद्र या उपरोक्त सभी। चलिए दूसरा प्रश्न, उपरोक्त में से कौन सा पोषक पदार्थ अवसादी चक्र का उदाहरण है। अवसादी चक्र का उदाहरण कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कौन है अवसादी चक्र का उदाहरण। मैंने आपको 2 ही उदाहरण बताए अवसादी के, लगाइए आंसर। एक आखिरी प्रश्न और, किस प्रकार की ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है। कौन सा पिरामिड था ऊर्जा का जो उल्टा होता है, ग्रासलैंड यानी घास वाला, वृक्ष, दोनों, ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऊर्जा का पिरामिड उल्टा है इनमें से, घास पारितंत्र का, वृक्ष का, दोनों का, या कोई नहीं। चलिए जी, आपका समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं। बेटा पहला प्रश्न था दोस्त हमारा, अधिकतम कार्बन कहां उपस्थित होती है। मैंने तुमको बता दिया था, मैक्सिमम स्रोत जो होता है कार्बन का वो क्या है, 71% कहां पर है, समुद्र में है, आप जानते हैं। दूसरा, उपरोक्त में से कौन सा पोषक पदार्थ अवसादी चक्र का उदाहरण है। भाई साहब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे गैसीय चक्र के उदाहरण थे 4, CHON, चौन, ठीक है। लेकिन फास्फोरस और सल्फर जो थे ये अवसादी चक्र के उदाहरण थे। मैंने बोला था उदाहरण याद रखना है मेरे दोस्त। तीसरा, किस प्रकार की ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है। मैंने आपको बताया था ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है, हमेशा सीधा रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। तो ये तो हो गई बात हमारी क्विज की, ठीक है। अब बारी है, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर ये तो आपने नीट के रेस्पेक्ट में पढ़ा दिया, हमारे तो बोर्ड के भी एग्जाम है ना, तो सर हमें क्वेश्चंस दे दीजिए, उनके आंसर दे दीजिए। तो दोस्त ये मैं मुख्य प्रश्न जो आपकी एनसीईआरटी में है वो प्रश्न और उनके आंसर मैं आपको दे रहा हूं,
ठीक है, ये प्रश्न हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उनके उत्तर हैं, प्रश्न उत्तर, ये सारे के सारे प्रश्न और उनके उत्तर दिए हुए हैं। अपनी कॉपी में इनके आंसर लिख लीजिए ताकि आपकी बोर्ड की भी प्रिपरेशन हो जाए और आपकी साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन चलती रहे। बताइए, संतुष्टि है अब? अजी अब तो संतुष्टि है ना? अब तो सेटिस्फाइड हो मेरे दोस्त? तुम्हें नीट के रेस्पेक्ट में भी पढ़ा दिया है, बोर्ड के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में इनके आंसर्स लिखने जो यहां पर लिखे हुए हैं। ओके जी, अब अभी खत्म नहीं हुआ, अब आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाया हूं नीट के रेस्पेक्ट में। वो बोर्ड हो गया या नीट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर के। लेकिन आपने कब करने हैं? आपने टोटल इस चैप्टर के 5 लेक्चर हुए हैं, आज 5वां था, है ना? 5 लेक्चर को फटाफट एक बार रिवाइज करना है, जल्दी जल्दी फास्ट स्पीड में एक बार रिवाइज कर लेना, या आपके पास जो नोट्स है उनको रिवाइज करने के बाद फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब आपने कैसे करने हैं, आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, स्लाइड जो होगी ना आपको स्लाइड मिलेगी, उसमें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन, इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने हैं? हाँ, टोटल 15 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर के, और इनके आंसर जो है मैंने लास्ट स्लाइड में लिख दिए, यहां पर ये आखिरी स्लाइड में मैंने इनके आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन करना, फिर आखिरी स्लाइड में मैच करना आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, ओके जी, अब तो संतुष्टि है ना मेरे दोस्त? अब तो ठीक है। हाँ जी, अब तो कलेजे को ठंडक पड़ गई, बोर्ड के रेस्पेक्ट में भी कर दिया, नीट के रेस्पेक्ट में भी कर दिया, और बताओ बच्चे की जान लोगे क्या है? चलो, सो ये करिएगा, लास्ट में आंसर चेक करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जीव विविधता और संरक्षण। ओके जी, ठीक है, खुश, राजी? चलिए, आशा करते हैं आपको आज सारी की सारी चीजें अच्छी भी लगी होंगी और समझ में भी आई होंगी। चैप्टर भी हमारा खत्म हुआ तो अच्छा लगता है, गुड फील होता है। मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।